Hello kids, we are in our second lecture for this chapter of economics which we call economic development. In the last class we covered significant amount of portions, so if you have still not viewed that last class, I would recommend you to please go and see that video first and then come on and look at this particular class. In this session, our main priority is to be covering the features of a developing economy. Now you see that a particular developing economy has got multiple similar characteristics. अब जब भी वर्ल्ड बैंक क्लासिफाई करता है एक इकोनॉमी को, तो वो क्लासिफाई करता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पर कैपिटा इनकम. तो अगर पर कैपिटा इनकम ऑन एन एवरेज $735 से कम है किसी भी नेशन का, तो उस नेशन को हम लोग क्लासिफाई कर देंगे एज अ डेवलपिंग कंट्री. बट ये सारे जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं, इन सारे डेवलपिंग कंट्रीज में कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एंड इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को आज हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन में स्टडी करेंगे. Alright, so you can see the different characteristics that we're going to be studying in this particular chapter. We'll look at each of them in detail, so please stay focused, keep a notebook with you, take a note of all the points that are going to be covered in this particular session. So the first point that we come to is population growth. Now one of the most common factor in terms of developing economies is that the population growth rate in these countries is extremely high. अब ये इसलिए होता है because यहाँ पे ज़्यादातर लोग गरीब हैं. एंड गरीब घर में ऐसा माना जाता है कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा कमाने वाले होंगे. So the same way, when we have more number of people in a particular household, each bread earner will contribute something to the overall house. That is why in general, when we are not just specifically talking about India over here, but we are looking at the common characteristics of any developing country. So in any developing country, they normally have a high growth rate of population which is more than 2% per annum. राइट, इसी वजह से इन सारे नेशंस में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, विच इज़ वाई इवन दो देयर नेशनल इनकम इज़ हाई, देयर पर कैपिटा इनकम एंड्स अप बिकमिंग लो. ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ लो पर कैपिटा इनकम. अब मैंने यही डिस्कस किया दैट जब हम लोग पर कैपिटा इनकम के फॉर्मूला की बात करते हैं, द फॉर्मूला इज डिराइव्ड एज नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन. नाउ सिंस द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज एक्सट्रीमली हाई विच इज मोर देन 2% पर ईयर, द बेनिफिट ऑफ दिस नेशनल इनकम इज देयरफॉर डिवाइडेड अमॉन्ग्स्ट मेनी पीपल. तो इस वजह से होता क्या है दैट नेशनल इनकम का ग्रोथ रेट जो है वो इस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को मैच नहीं कर पाता. तो जब हमारा डिनोमिनेटर ज़्यादा बढ़ रहा है कंपेयर टू द न्यूमरेटर, उसके चलते हमारा ओवरऑल जो PCI है वो नीचे गिरेगा. एंड PCI का मीनिंग क्या होता है? इट रेफर्स टू द एवरेज इनकम. इट रेफर्स टू द इनकम एलोकेबल टू ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द पॉपुलेशन. सो दिस इज़ अ मच बेटर इंडिकेटर ऑफ द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एवरी इंडिविजुअल. तो अगर PCI कम है, इसका मीनिंग ये हो सकता है दैट एवरी इंडिविजुअल इज गेटिंग लेसर अमाउंट ऑफ मनी टू स्पेंड ऑन बेसिक नीड्स. तो अगर पैसा टू बी स्पेंट ऑन बेसिक नीड्स इज लेस, तो बाय डिफ़ॉल्ट इन एरियाज़ में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में लिविंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं लोगों के, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होती है वो बहुत ज़्यादा पुअर होती है. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट which talks about dependence on agriculture. Now agriculture is an activity of the primary sector. अब ये जो एक्टिविटी है ये ज़्यादातर लोग इस पर्टिकुलर डेवलपिंग इकोनॉमीज में करते हैं. इट बिकम्स द मेन ऑक्यूपेशन फॉर अ मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन. नाउ व्हाई इज इट सो? क्यों हमारे यहाँ पे इतनी इंडस्ट्रीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ में नहीं होती? बिकॉज किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए आपको लगता है टेक्नोलॉजी, आपको लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर. अब जब एक कंट्री डेवलपिंग नेचर का है तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जो होंगी वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, बट दे हैव अ लॉट ऑफ लैंड. और लैंड पे प्राइमरीली आप एग्रीकल्चर तो ईजिली प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो दैट इज़ वाई द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज इज गोइंग टू बी agriculture, right? More than 60% of the population in developing countries is dependent on agriculture, but ये जो 60% population है, इनका cumulative contribution to national income is very less. Although ये more than half the population is engaged in agriculture, but इनका contribution to national income is barely a quarter. सिर्फ 26% contribution ये लोग कर पाते हैं. So इसका मीनिंग क्या है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत ज़्यादा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है. मतलब लोग काम तो कर रहे हैं बट उस काम का आउटपुट कुछ
नहीं निकल रहा, बिकॉज अगर 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है तो कंट्रीब्यूशन भी लगभग 60% तो होना ही चाहिए, बट 60% नहीं है, इट इज़ बेयरली 26%. सो दिस गोज ऑन टू प्रूव दैट एग्रीकल्चर सेक्टर ऑल्दो इज अ मेजर सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीजनल एज वेल एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रहता है. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल. मूविंग अहेड, एज वी डिस्कस्ड इन द लास्ट स्लाइड, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसी वजह से उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो नेशनल इनकम में दिख नहीं पाता. तो लेट्स लुक एट व्हाट डू वी मीन बाय सीजनल और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग ये है दैट हमारा जो कंट्री है जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर फॉल होता है, एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट ऑन मॉनसून्स, क्योंकि हमारे यहाँ की इरिगेशन फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है. तो जब हम लोग डिपेंड कर रहे हैं ऑन मॉनसून्स फॉर आर एग्रीकल्चर, तो बाई डिफ़ॉल्ट मॉनसून्स का जो पीरियड होता है वो साल भर नहीं होता, इट इज़ फॉर अ स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ द ईयर. सो इन दैट स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ द ईयर देयर इज़ अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट दैट इज़ क्रिएटेड, बट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर क्या हो जाता है, यही लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं. दैट इज़ वाई दिस सीजनल employment in the agricultural sector is a big cause. Seasonality of agriculture is a big cause for unemployment in our country. अब सेकेंड पॉइंट आ जाता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का. अब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग ये है दैट हमारे कंट्री में एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस होता है ना वो बहुत स्मॉल प्लॉट्स में होता है, बिकॉज हमारे यहाँ पे आफ्टर अ फादर डाइज उसकी जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होती है अमॉन्ग्स्ट हिज चिल्ड्रन, वो पूरा प्लॉट ऑफ लैंड गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू स्मॉलर लैंड होल्डिंग्स. अब ये स्मॉलर लैंड होल्डिंग जहाँ पे सिर्फ 1 या 2 बंदों की ज़रूरत है, वहाँ पे 3 या 4 बंदे काम कर रहे हैं. तो जहाँ पे ज़रूरत ही कम लोगों की है वहाँ पे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो उनका आउटपुट एज सच कुछ आ नहीं रहा, राइट, बिकॉज वो लैंड को उतने लोगों की ज़रूरत ही नहीं है. So in the agricultural sector, we are experiencing disguised unemployment in the sense that more people are employed in the job than what is required for that particular resource. So I hope आपको seasonal और disguised unemployment समझ में आया. उसके अलावा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा रहता है. अब इंडस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जो चेंज होती रहती है विद चेंज इन टेक्नोलॉजी. अब पहले हम लोग बनाते थे वो बक्से वाले बड़े बड़े टीवीज़, आज एलईडी का ज़माना है, ओलेड का ज़माना है. सो व्हाट अबाउट दोज पीपल हु जस्ट नो हाउ टू मेक दोज बॉक्स टीवीज़? अब बिकॉज दे आर नॉट अप टू डेट विद द न्यू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टेलीविजन, अब पूरा इंडस्ट्री जो है वो चेंज हो गया है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गई है, बट ये लोग अभी भी उनमें वो स्किल सेट आया नहीं है. सो ये लोग क्या रहेंगे, जब तक वो नया स्किल सेट सीख नहीं लेते तब तक ये लोग इंडस्ट्री के लिए अनएम्प्लॉयड माने जाएंगे, बिकॉज दे आर नॉट फिट टू बी टेकन इन. सो अनटिल एंड अनलेस दीज पीपल डोंट लर्न द न्यू स्किल्स, इनको एम्प्लॉय किया नहीं जा सकता. ओके, सो इफ़ वी टॉक अबाउट दिस 3 काइंड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन आर कंट्री, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे पास सीजनल और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट है. ऑल दीज पीपल आर कॉन्स्टिट्यूटिंग मोर देन 3% ऑफ द टोटल लेबर फोर्स. जितना हमारा वर्क फोर्स है उसका मोर देन 3% इज अनएम्प्लॉयड. अब ये जो चीज़ है इसका मीनिंग क्या है? इट मीन्स दैट हमारा एक प्रोडक्टिव रिसोर्स, एक इंसान जो पैसा कमा सकता है बट वो पैसा कमा नहीं पा रहा. क्यों? क्योंकि उसके पास नौकरी ही नहीं है. नाउ दिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो इज एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज नौकरी नहीं है तो 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद उसको मिल जाएगा. These people are unemployed for a huge time duration, probably sometimes also in years, and this is a wastage of a very precious human resource. I hope ये point आपको समझ में आ रहा है. For a developing country, एक ह्यूमन रिसोर्स जो है, जो पढ़ा लिखा इंसान है, जो केपेबल इंसान है, अगर वो काम नहीं कर रहा तो एक कंट्री के लिए एक बहुत ज़्यादा बड़ा वेस्टेज है. क्योंकि एक कंट्री के लिए, डेवलपिंग कंट्री के लिए, जहाँ पे पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है, पॉपुलेशन इटसेल्फ इज़ अ रिसोर्स, जो रिसोर्स आउटपुट जनरेट कर सकता है. बट जस्ट बिकॉज दीज पीपल आर अनएम्प्लॉयड, ये कुछ आउटपुट जनरेट नहीं कर पा रहे. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी. अब संख्या लोगों की ज़्यादा है, जॉब्स कम है, इस वजह से लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं. अब जब अनएम्प्लॉयमेंट लॉन्गर ड्यूरेशन तक रहेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट आप क्या बन जाओगे? आप पुअर बन जाओगे. तो बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स आर हाई, एज अ रिजल्ट ऑफ द सेम पीपल आर बिकमिंग पुअर. मोर सो जो लोग एम्प्लॉयड भी हैं उनकी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो उनको अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सके. तो जब क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी नहीं है, इसका मीनिंग ये है कि उनके पास एक्सेस टू प्रॉपर फैसिलिटीज़ टू लीड अ गुड लाइफ नहीं है.
सो जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास एक्सेस टू फैसिलिटीज़ नहीं है, वो दोनों ही लोग किस सेक्टर में फॉलो जाएंगे? दे विल बी क्लासिफाइड एज पुअर, राइट। डेवलपिंग कंट्रीज में पॉवर्टी जो होती है वो वाइड स्प्रेड होती है। वाइड स्प्रेड होने का मीनिंग है दैट यहाँ पे ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज कंसिडर्ड टू बी पुअर। सो जब ये वाइड स्प्रेड पॉवर्टी होती है, दिस इज अ वेरी पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज, राइट। मूविंग अहेड, इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जब कंट्री डेवलपिंग है, पैसा कम है, तो ये कंट्री थोड़ी बैकवर्ड भी रहती है। बैकवर्ड इन व्हाट सेंस? बैकवर्ड इन द सेंस ऑफ प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज फॉर कॉमन कंजम्पशन। इसी को हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो एक इकोनॉमी का फाउंडेशन है। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तब तक इंडस्ट्रियल सेक्टर खुद भी डेवलप नहीं होने वाला। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो ब्रॉडली देखने जाए तो दो तरीके का होता है। वन इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द अदर इज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो लोगों को इम्पैक्ट करता है, जैसे कि एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के वजह से लोगों का या सोसाइटी का जो ओवरऑल लेवल ऑफ लिविंग है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो इम्प्रूव होता है या इम्पैक्ट करता है उसको। Whereas when we talk about the economic infrastructure, तो वहाँ पे कौन सी फैसिलिटीज़ आ जाएंगी? लाइक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स, ये सारी चीज़ें बन जाएंगे हमारे लिए इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट। ये क्या हेल्प करते हैं? दे हेल्प इन फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आज अगर बैंक्स है तो लोगों को ज़्यादा पैसा मिलेगा लोन के तरीके से, और वो लोन के वजह से लोग इंडस्ट्रीज खड़ी कर पाएंगे। बट अगर बैंक ही नहीं है तो इंडस्ट्री भी नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है तो जॉब नहीं है, जॉब नहीं है तो अनएम्प्लॉयमेंट है, और अनएम्प्लॉयमेंट है तो पॉवर्टी है। ये सारा का सारा एक विशियस सर्कल में गोल गोल प्रोसेस घूमता रहता है। एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज व्हाई एनी इकोनॉमी इज नॉट एबल टू कम आउट ऑफ द ब्रैकेट ऑफ अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, तो सबसे पहला अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर लेते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट के वजह से बाय डिफॉल्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कम होंगे, पॉवर्टी लेवल्स कम होंगे। आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर हो रहा है। मूविंग अहेड, वी विल कम टू अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अब अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग ये है दैट जब भी हम लोग एक डेवलपिंग इकोनॉमी की बात करते हैं, यहाँ पे जो इनकम लेवल्स हैं लोगों के वो बहुत अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दिस क्लियरली मीन्स दैट जितना नेशनल इनकम हमारे कंट्री में बन रहा है उसमें जो रिच सेगमेंट है उनका कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा है। जैसे आज अगर हमारे कंट्री की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया में अंबानी और टाटा को मिला के अगर हम लोग देखें तो उनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं और उनकी बड़ी इंडस्ट्रीज करोड़ों का बिजनेस करती है, राइट। तो वो करोड़ों का बिजनेस भी कहीं ना कहीं हमारे कंट्री के नेशनल इनकम का पार्ट तो डेफिनेटली होगा। बट ये लोग कितने हैं जो ये मेजॉरिटी पोर्शन कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? बहुत कम, राइट। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी मीन बाय अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। जो बहुत अमीर लोग हैं, they are a small and tiny portion of the population, but their contribution to the country's income is extremely high. वही चीज़ आपको यहाँ पे भी दिख रही है। क्या बोला गया है? That 20% of the richest people enjoy 40% of the national income. दुनिया के उस कंट्री के 20 most rich people are contributing 40% of the nation's income. जबकि जो 20% सबसे पुअर है वो सिर्फ और सिर्फ 10% नेशनल इनकम को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट। तो ये आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से जो अमीर लोग हैं ये ज़्यादा पोर्शन ऑफ नेशनल इनकम अपने पॉकेट में रख रहे हैं। तो इस वजह से इवन इफ यू लुक एट द डायग्राम यू सी दैट अ मेजॉरिटी ऑफ द पुअर पीपल आर ऑलमोस्ट एज इक्वल एज वन रिच मैन। दिस शोज कि एक इंसान बहुत ज़्यादा अमीर है और एक इंसान बहुत ज़्यादा गरीब है, और अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब बनता जा रहा है। Rich becomes richer and poor becomes poorer. That's exactly what we mean by unequal income distribution, right? Moving on to the next point. This is an interesting point for all of you guys. इंडिया की अगर हम लोग बात करें, गाइज अगेन मैं बार बार इंडिया बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको उस कॉन्टेक्स्ट में समझा सकूँ, आपको पॉइंट समझ में आए। बट ये पॉइंट सिर्फ इंडिया को अप्लाई नहीं होता, ये सारे डेवलपिंग कंट्रीज को अप्लाई होता है। अब सारे जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है ना, वहाँ पे ड्यूअल इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है। ड्यूअल इकोनॉमी का मीनिंग ये है दैट एक ही कंट्री के अंदर there are a few regions which are extremely modern, extremely developed, and a few regions who are extremely backward. जैसे अगर इंडिया की बात करें, इंडिया को अगर हम लोग एक डेवलपिंग इकोनॉमी के नाम से जानते हैं तो मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर जैसे शहर आज बहुत डेवलप माने जाते हैं। दे आर कॉल्ड द मेट्रो सिटीज़। दे आर एज गुड एज सिटीज़ इन डेवलप्ड कंट्रीज,
राइट। तो ये काफ़ी मॉडर्न है, जबकि सेम कंट्री के अंदर यूपी एंड बिहार में काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए बैकवर्ड इलाके भी एग्जिस्ट करते हैं, और ये दोनों ही जगह बॉम्बे एज वेल एज यूपी बिहार के कोई विलेजेस एक ही कंट्री में फॉल करते हैं। सो हम लोग एक कंट्री के अंदर भी दो अलग अलग टाइप की दुनिया देखने को हम वी आर एबल टू ऑब्जर्व टू डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमीज। एक ही कंट्री में दो अलग दुनिया बसती है, राइट। सो इफ वी लुक एट द टू ब्रॉड क्लासिफिकेशन, सो वी सी दैट देयर इज अ विलेज और अ बैकवर्ड रीजन एज वेल एज अ सिटी और अ मॉडर्न रीजन विच एग्जिस्ट इन द सेम कंट्री। अब विलेज इकोनॉमी है, वहाँ पे ओल्ड मेथड्स एंड सिंपल मशीन्स के थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है। ज़्यादातर यहाँ पे अगर आप देखो तो लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते हैं, इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा होती नहीं है, और अगर होती भी है तो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है जो सिंपल मशीन्स और टूल्स को यूज़ करें। मोर ओवर अगर यहाँ पे लोगों का हम लोग माइंडसेट देखें तो इन लोगों का माइंडसेट भी काफ़ी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स होता है। ये लोग जाति जात पात भेदभाव में विश्वास रखते हैं। दे आर नॉट अ मोर मॉडर्न एंड सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी। दे डोंट बिलीव इन इक्वालिटी, दे डोंट बिलीव इन ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली। इस वजह से इनकी सोच भी बहुत पिछड़ी हुई है, बहुत ऑर्थोडॉक्स है, राइट। एंड मोर ओवर बिकॉज ये जो पूरा एरिया है, जो विलेज एरिया है, ये पुराने तरीक़ों से काम करता है, सिंपल मशीन्स यूज़ करता है, ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी है, तो बाय डिफ़ॉल्ट औरतों को काम करने का फ्रीडम नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इस एरिया का जो प्रोडक्शन होगा वो कैसा होने वाला है गाइस? इट इज़ गोइंग टू बी लेस, बिकॉज इफ वी कंसिडर द पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, विमेन ऑलमोस्ट आर इक्वल टू 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन। अगर वो लोग प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व ही नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट कितना ज़्यादा लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होगा, आप वो सोचो, राइट। ऑन द कॉन्ट्ररी इसका एग्जैक्ट मिरर इमेज है हमारा सिटी का एनवायरनमेंट, सिटी का इकोसिस्टम, जहाँ पे मॉडर्न मेथड्स यूज़ हो रहे हैं, सोफिस्टिकेटेड मशीनरी यूज़ हो रही है। एट द सेम टाइम सोसाइटी भी है वो बहुत फॉरवर्ड लुकिंग है, बदलाव को एक्सेप्ट कर चुकी है, राइट। And at the same time, because of all these benefits, we are able to generate more amount of national income. There is higher level of productivity and production in the cities. I hope ये point अच्छे से clear हो रहा है. Now we come to the last point of this particular chapter, which talks about international trade. जब international trade की बात करें तो we are basically talking about two things, which is import, मतलब बाहर से इंडिया में आना, हमारे कंट्री में आना, और एक्सपोर्ट मतलब इंडिया से बाहर के कंट्री में गुड्स का जाना। अब इंपोर्ट जो होता है ना वो हमारे लिए खर्चा है। जब हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो हमारे जेब से पैसे निकल रहे हैं, जबकि जब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तब हमारे जेब में पैसे आ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से गुड्स जा रहे हैं और सामने से पैसे आ रहे हैं। अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तो ये दो एस्पेक्ट हमने इंटरनेशनल ट्रेड के समझ लिए, बट ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हमारे कंट्रीज़ में या डेवलपिंग कंट्रीज़ में होता कैसे है वो हमें देखना है। जब हम लोग इंपोर्ट करते हैं, एक डेवलपिंग कंट्री है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा है नहीं, तो हम लोग इंपोर्ट क्या करेंगे? हम लोग इंपोर्ट करेंगे मशीनरी, हम लोग इंपोर्ट करेंगे टेक्नोलॉजी, हम लोग बुलाएंगे वहाँ से टेक्निकल एक्सपर्ट्स। तो ये जो चीज़ें हैं सारी चीज़ें हैं हाई वैल्यू वाली, जिनका बिल बहुत महंगा बनेगा, और इनकी डिमांड भी हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सब लोगों को नया टेक्नोलॉजी चाहिए, सब लोगों को डेवलप होना है। तो ओवरऑल ये जो पूरी प्रोसेस हो जाती है ना बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है, और हम लोग बहुत खर्चा कर देते हैं इम्पोर्टेड गुड्स पे। आई होप ये समझ आ रहा है। एट द सेम टाइम जब एक डेवलपिंग इकोनॉमी की बात करें जहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा नहीं है, ज़्यादातर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ही हम लोग बाहर एक्सपोर्ट करेंगे। अब ये तो हम में से कोई भी बता पाएगा कि वीट का प्राइस जो होता है वो डेफिनेटली किसी मशीन से तो काफ़ी कम होगा। सो आर प्रोडक्ट, जो चीज़ हम बाहर भेज रहे हैं उसकी वैल्यू कम है और उसकी डिमांड भी तो कम है। आज वीट की डिमांड ज़्यादा होगी कि मशीन की डिमांड ज़्यादा होगी? बाय डिफॉल्ट द वैल्यू एंड डिमांड ऑफ मशीन इज गोइंग टू बी मच मोर, इट इज गोइंग टू बी मच हायर, बट दैट इज समथिंग दैट वी डोंट प्रोड्यूस इन आवर कंट्री। तो हमारा जो बिल बनेगा वो बहुत सस्ता बनेगा। तो इसका मीनिंग ये है दैट जब जो हम लोग खरीद रहे हैं बाहर से वो महंगा खरीद रहे हैं, और जो बेच रहे हैं घर से वो सस्ता बेच रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट होगा क्या? हमारे जेब से ज़्यादा पैसा बाहर जाएगा। वी विल बी स्पेंडिंग मोर कंपेयर टू द अर्निंग, right? All these points together are common for all developing countries. I'm repeating myself again, ये सिर्फ इंडिया को restricted नहीं है, but सारे ही developing countries में ये same peculiar features आप observe कर पाओगे, right? So I hope you understood this particular portion. इस points को वापस से एक बार go through करना, इन सारे points को लिख लो अच्छे से, images के साथ दिमाग में set कर लो, because ये pictorial memory जो होती है वो बहुत ज़्यादा sharp होती है आपकी, right?
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हेल्प दिस फैमिली ग्रो, इट मोटिवेट्स मी। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, इसको बहुत लोगों तक पहुंचाइए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।